नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। हिंदी किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी किताब को पढ़ते वक्त जब हम उस उद्देश्य को समझ लेते हैं, यानी उस बात को पकड़ लेते हैं जिसे लक्ष्य करके लेखक ने ये किताब लिखी, तो ये एक लेखक की सफलता होती है। और जब हम लेखक के उसी उद्देश्य में अपने नज़रिए का विस्तार होता हुआ देख पाते हैं, यानी जब हम ये समझ पाते हैं कि बस ये वही चीज़ है जिसकी हमें तलाश थी, तो वो लेखक के साथ साथ पाठक की भी सफलता होती है। नदी के द्वीप अज्ञे की ये रचना मेरे लिए एक ऐसे ही किताब साबित हुई। आज के इस वीडियो में मैं न सिर्फ इस पुस्तक की समीक्षा की कोशिश करूंगी, बल्कि मेरी एक और कोशिश रहेगी, वो ये कि मैं इस किताब को आपके लिए थोड़ा सरल कर सकूं, ताकि इसे पढ़ने से पहले कईयों के मन में जो शंकाएं होती हैं, जो डाउट्स होते हैं कि अज्ञे की रचना है, बड़ी गंभीर है, गूढ़ होगी, हमारे जैसे आम पाठकों को समझ में आएगी या नहीं, या हम आनंदित हो पाएंगे या नहीं, इस तरह के सवाल आपको परेशान न करें और आप बिना किसी दुविधा के अज्ञे की रचना संसार में प्रविष्ट कर पाएं। नदी के द्वीप उपन्यास की शुरुआत सयास एक प्रेम कथा लगती है। 60 के दशक का रूमानी प्रेम, जब लोग हाथ से हाथ छू जाने भर से प्रेम के सागर में गोते लगा आते थे। फिर धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ रेखा और भुवन के आत्मिक आकर्षण की कथा नहीं, बल्कि रेखा, भुवन, गौरा और चंद्रमाधव जैसे 4 मुख्य किरदारों को लेकर बुनी गई एक ऐसी कथा है जहाँ घटनाएं गौण हो जाती हैं और किरदारों के मन का संसार प्रमुख हो जाता है। भुवन और रेखा की मुलाकात अपने एक मित्र चंद्रमाधव के मार्फत होती है। भुवन एक वैज्ञानिक है, स्त्रियों से दूर रहने वाला एकदम प्रैक्टिकल इंसान, जबकि रेखा अपने पति से अलग रहती है, पढ़ी लिखी है, स्वतंत्र विचारों वाली, गरिमा में व्यक्तित्व की मालकिन और उतनी ही संवेदनशील। दोनों के व्यक्तित्व की किस चीज़ ने किसको पहले आकर्षित किया, इस बात की गहराई में जाए बगैर आप इतना समझ लीजिए कि इनके बीच का ये आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। चंद्रमाधव को जब इन नज़दीकियों का पता चलता है तो उसे लगता है कि ये तो उसके किए कराए पर पानी फिरने जैसा है। दरअसल चंद्रमाधव रेखा के पति हेमेंद्र का दोस्त है और हेमेंद्र के विदेश जाते ही वो रेखा को पाने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन अब क्या, वहीं गौरा भुवन के बचपन की शिष्या है, शिष्या कम दोस्त कहिए। गौरा भुवन से अपना हर सुख दुख बांट लेती है, अपनी हर मुसीबत में उसे सलाह लेती है, मशवरा लेती है, एक गुरु का मान भी देती है और एक सखा जैसा प्रेम भी। इन 2 तेजस्विनी और गरिमामय व्यक्तित्व की महिलाओं को भुवन के इतना नज़दीक देखना चंद्रमाधव को नागवार लगता है और वो निरंतर उनमें फूट डालने की कोशिश में लगा रहता है। इन सबसे अप्रभावित रेखा और भुवन के बीच का प्रेम निरंतर गहरा होता जाता है और एक रोज़ वो एक ऐसे रिश्ते में कायम हो जाते हैं जो सामाजिकता, असामाजिकता, नैतिक, अनैतिक, मान्य, अमान्य जैसे बंधनों से बिल्कुल परे है। ठीक इसी वक्त चंद्रमाधव को इस सच्चाई का पता चलता है और फिर उनके ये रिश्ते कौन सा मोड़ लेते हैं, ये अगर मैं अभी बता दूंगी तो इस किताब को पढ़ने का लोभ नहीं रह जाएगा। तो ये जिम्मेदारी मैं इस किताब पर ही छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ, आप इस किताब का आनंद ले सके, उसे समझ सके, उसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि ये उपन्यास केवल इन 4 किरदारों के आपसी संबंधों की कथा भर नहीं कहता, बल्कि उनके विचारों की, उनके भावनाओं की, उनके अनुभवों की रेशा रेशा पड़ताल भी करता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि इस उपन्यास में घटनाएं गौण हैं और विचार प्रधान हैं। तो जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि एक क्षण से दूसरे क्षण तक जाने भर में विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला साथ चलती है। वास्तव में उपन्यास के किरदार अपने अपने मन के संसार में डूबे हुए हैं, नदी के द्वीप जैसे। वो अपने अपने विचारों में डूबते उतराते रहते हैं और तेज़ बहाव में एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं। अगर आप ये उपन्यास एक कथा की तरह पढ़ना चाहते हैं जिसमें शुरू से लेकर अंत तक कौतूहल बना रहता है, तो शायद ये आपको उबाऊ लगे, बल्कि कई जगहों पर लगेगी भी, क्योंकि अपने ही विचारों में सुलझते उलझते किरदारों का आत्मालाप, प्रेम और स्नेह को बौद्धिकता की कसौटी पर कसे जाने का उनका प्रयास कई जगहों पर आपके सब्र का इम्तिहान ले सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं कि ये इंसान के मन की गहराई तक जाती, उसकी मनोवृत्तियाँ समझती, संस्कृति, सभ्यता, स्वाधीनता, सत्य और तथ्य जैसे शब्दों के अर्थ ढूंढती और उनकी जिज्ञासाओं के निमित्त आप इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मानुष का मन कैसी अबूझ पहेली है, कि वो कौन सा संसार है जो इंसान के मन के भीतर बसता है और कौन से हैं वो लोग जो अपने इसी संसार में रहते थे, बाहरी दुनिया उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप ये समझना चाहते हैं कि वो कौन से विषय हैं जिन पर आज की युवा पीढ़ी विचार नहीं करती, करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो इन विषयों को गैर ज़रूरी समझती है।
कि कभी ऐसे लोग भी रहे जो अपने इन्हीं विचारों में डूबकर जीवन को अर्थ देते रहे। तब किताब आपको आनंदित अवश्य करेगी और विश्वास मानिए आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। लेखक के अनुसार यदि इस उपन्यास के चरित्र अपने आसपास पहचाने जा सकते हैं या पाठक उन्हें खुद में पहचान लेता है तो समझिए कि लेखक अभी समाज में बना है। और इस किताब को पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि इन चरित्रों को अपने आसपास ढूंढ निकालना या खुद में इनकी पहचान कर लेना ही एक पाठक के तौर पर उपन्यास पढ़ने की सार्थकता है। उपन्यास में प्रेम है लेकिन वो कल्पनाओं में उड़ता नहीं है। देह की आस है मगर निर्लिप्तता भी उतनी ही है। और जब आप उपन्यास के इन क्षणों को, इस उद्देश्य को पकड़ लेते हैं, उपन्यास के उद्देश्य के साथ आपका तादात्म्य स्थापित हो जाता है और आपका काम बन जाता है। मेरी तरफ से इस किताब के बारे में इतना ही। आगे आपकी यात्रा शुभ हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।